Welcome everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss about endocytosis. क्या होता है एंडोसाइटोसिस? सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल क्या करते हैं, मटेरियल्स को इंटरनलाइज करते हैं। कहाँ से इंटरनलाइज करेंगे? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंटरनलाइज करेंगे, राइट। क्या होता है इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है अपटेक करना। तो मटेरियल्स को अपटेक करने का काम ही क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस को अगर मैं टाइप्स में डिवाइड करूं कि एंडोसाइटोसिस होता कितने प्रकार का है, तो एंडोसाइटोसिस होते हैं दो तरह के। कितनी तरह के होंगे? एंडोसाइटोसिस आर ऑफ टू टाइप। एक होता है नॉन स्पेसिफिक, वन इज अ नॉन स्पेसिफिक एंड सेकेंड वन इज अ स्पेसिफिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल को अपटेक कर लिया जाएगा सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, कोई भी फ्लूइडी पार्टिकल है, उनको क्या कर लिया जाएगा? अपटेक कर लिया जाएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस होती है वो होती है रिसेप्टर मेडिएटेड। रिसेप्टर के ऊपर कोई अगर लिगेंड आके बाइंड करेगा स्पेसिफिकली, तभी उसका क्या कर लिया जाएगा? अपटेक कर लिया जाएगा। अदरवाइज कोई भी अपटेक वाली प्रोसेस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक वाली कैटेगरी में कौन कौन आए? तो यहाँ पे आते हैं एक तो फैगोसाइटोसिस और एक होते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, फैगो एंड पिनोसाइटोसिस, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तो ये आएंगे नॉन स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस। और जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल। फैगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है सेल ईटिंग, राइट। सेल ईटिंग, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है सेल, और उसका क्या करवाया जाता है? इंटरनलाइजेशन करवाया जाता है, या आप बोल सकते हो उसकी क्या करवाई जाती है? डिग्रेडेशन करवाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ये जो इनफोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है क्या? दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूरी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल कहाँ पे पहले आता है? तो ये आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होना शुरू हो जाती है? फोल्डिंग शुरू होती है, राइट। फोल्ड होना शुरू हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फोल्ड होने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? थोड़े टाइम बाद यही जो फोल्डिंग है वो इतनी बढ़ जाती है और वो वहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाता है और एक वेसिकल की फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाएगा? थोड़े टाइम बाद वेसिकल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सॉलिड पार्टिकल का क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनगल्फ हो गया, और उसके बाद उसको क्या किस में भेज दिया जाता है? लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवा के उसकी क्या करवा दी जाती है? डिग्रेडेशन करवा दी जाती है। ठीक है, आप फैगोलाइसोसोम भी बोलते हो जिसको। फिर उसके बाद आ जाओ पिनोसाइटोसिस के ऊपर। तो पिनोसाइटोसिस का दूसरा नाम होता है सेल ड्रिंकिंग। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे फ्लूइडी पार्टिकल को अपटेक कर लिया जाता है। एक्सटर्नल फ्लूइड जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या दिख रही है? फिर से इनफोल्डिंग दिख रही है, और यहाँ अंदर क्या प्रेजेंट है? कोई भी फ्लूइडी पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्लूइडी पार्टिकल है। इसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या सिनेरियो रहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो अब ऑलमोस्ट टूटने ही वाली है वहाँ से। ठीक है, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होने वाली है? पिंच ऑफ होने वाली है थोड़े टाइम बाद। फिर थोड़े टाइम बाद क्या सिचुएशन हो जाती है कि यहाँ पे अगेन क्या बन चुका है? वेसिकल बन चुका है। ठीक है, तो यही वेसिकल आगे चल के किसके साथ फ्यूज होगा? लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, और मटेरियल का क्या कर लिया जाएगा? डिग्रेडेशन करवा लिया जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों जो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दे कम्स अंडर द नॉन स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस वाली कैटेगरी में। ठीक है, अब आ जाओ रिसेप्टर मेडिएटेड। ये थोड़ा सा नया है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर स्पेसिफिकली कोई लिगेंड आके बाइंड करता है, फिर उसका इंटरनलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही होगी, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर क्या कर रहे हैं? कुछ लिगेंड के साथ बाइंड कर रहे हैं, या लिगेंड जो है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर रहा है। आपको ये वाला सिचुएशन दिख रहा है। फिर रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही लिगेंड आके बाइंड करता है, यहाँ नीचे कुछ कोटिंग प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है अंदर वाली साइड, साइटोसोल वाली साइड या साइटोप्लाज्म वाली साइड पे। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड कुछ कोटिंग प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है। जैसे ये प्रोटीन बाइंड करती है, और थोड़े टाइम बाद देखने को मिलता है कि अगेन यहाँ पे क्या बन चुका है? यहाँ पे बन चुकी है वेसिकल। वेसिकल भी अब कैसी होगी? क्योंकि इसके ऊपर कुछ कोटिंग प्रोटीन लगी हुई है, तो कोटेड वेसिकल हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी
अभी हम आगे चल के इसी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बारे में। और अगर मैं बात करूं कि रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस मेनली हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं या किसका अपटेक करवाने के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, एक होता है एलडीएल का अपटेक, किसके थ्रू हो रहा है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू। और एक और होता है जिसको बोलते हैं आयरन अपटेक, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, एलडीएल का पूरा नाम होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो एलडीएल अगर हमने अपटेक करवाना है तो कैसे करवाएंगे, रिसेप्टर के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर स्पेसिफिकली लिगेंड आके बाइंड करेगा, तो और जो रिसेप्टर होंगे वो भी किसके रिसेप्टर होंगे, वो भी स्पेसिफिकली एलडीएल के रिसेप्टर होंगे। ठीक है, तो वैसे ही बाइंड करेंगे दोनों और क्या हो जाएगा, एलडीएल का अपटेक करवा लिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही होगी जिसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस की। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, एनवायरनमेंट में हमारे पास होगा एक तो लिगेंड। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करने से पहले लिगेंड जो होगा वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होगा, राइट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बोला कि क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारे पास रिसेप्टर। क्लियर, रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। क्या होगा, लिगेंड फटाफट क्या करेगा, अपना रिसेप्टर ढूंढेगा, स्पेसिफिक होंगे क्योंकि, ठीक है, अपने स्पेसिफिकली रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे। तो लिगेंड कहाँ पे बाइंड हुआ, लिगेंड बाइंड हो गया है हमारे रिसेप्टर के ऊपर जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर हमने क्या बोला कि जैसे ही रिसेप्टर और लिगेंड आपस में बाइंड करते हैं, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे कुछ कोडिंग प्रोटीन्स आ जाते हैं। कोडिंग प्रोटीन कहाँ पे आएगी, तो वो आएगी साइटोप्लाज्म वाली साइड पे, मतलब अंदर वाली साइड पे। देखो यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, कुछ प्रोटीन्स आपको बाइंड करती हुई दिख रही है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि क्लैथरीन जो एक प्रोटीन है, कोटेड प्रोटीन है, वो आके फटाफट नीचे की तरफ बाइंड कर जाती है। तो ये ब्लू कलर की प्रोटीन क्या है, दीज आर द क्लैथरीन। क्लैथरीन और इसके साथ साथ एक और कोटिंग प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसका नाम होता है AP2। ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों अंदर वाली साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या रिसेप्टर के नीचे आके बाइंड कर जाती है। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे अब मेम्ब्रेन की क्या होना शुरू हो चुकी है, मेम्ब्रेन विल स्टार्ट फोल्डिंग। मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड होना शुरू हो गई है। क्यों फोल्ड हो रही है, बिकॉज यहाँ पे एक तो क्लैथरीन कोटिंग प्रोटीन आके चिपक गई है, इसके साथ साथ AP2 प्रोटीन जो होती हैं वो भी इनके साथ लग चुकी है। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद ये देखने को मिलता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टोटली पिंच ऑफ हो चुका है हमारा वेसिकल। ठीक है, तो अब प्रॉपर क्या बन चुका है, फोर्थ स्टेप पे वेसिकल बन चुका है। ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर वेसिकल के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो रिसेप्टर इसके अंदर आ चुके हैं और इसके साथ साथ लिगेंड भी रिसेप्टर के साथ ही चिपका हुआ है। ठीक है, बाइंड हुआ है। और बाहर क्या क्या है, बाहर एक तो क्लैथरीन है और इसके साथ साथ AP2 प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो होता है वेसिकल जब बन जाती है। फिर होता ये है कि क्लैथरीन और AP2 का फंक्शन यही था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल को रिमूव करवाना। ठीक है, तो जब ये बन जाती है वेसिकल तो AP2 और ये जो क्लैथरीन है ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में आपको दिख ही रहा, लूज क्लैथरीन कोट यहाँ से क्या हो चुकी है, अब लूज हो चुकी है या रिमूव हो चुकी है। फिर बचा क्या, तो बचा अंदर हमारे पास एक तो रिसेप्टर बचा और उसके ऊपर क्या बचा है, लिगेंड आके बाइंड हुआ है। ठीक है, तो यही बचा है। फिर क्या होता है, फिर वेसिकल किसके साथ फ्यूज हो जाती है, वेसिकल फ्यूज हो जाती है एंडोसोम के साथ। रिसेप्टर एंड लाइगेंड एंडोसोम के साथ जैसे ही फ्यूज होते हैं तो दोनों के दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे रिसेप्टर अलग है और लिगेंड हमारा यहाँ बीच में प्रेजेंट रह गया। ठीक है, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए। क्यों सेपरेशन होती है, बिकॉज ऑफ द पीएच डिफरेंस, क्योंकि एंडोसोम में जो पीएच होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 या 5 भी होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसे ही वेसिकल एंडोसोम के साथ फ्यूज हुआ, यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द पीएच डिफरेंस क्या होता है, रिसेप्टर से लिगेंड रिमूव हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फिर करा क्या जाता है कि ये जो लिगेंड है इसको हमने क्या करवाया जाता है, इसको लिगेंड को या तो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवा दिया जाएगा या तो उसकी प्रोसेसिंग करवा दी जाएगी इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दो सिचुएशन चल सकती है, या तो लाइसोसोम के थ्रू डिग्रेडेशन हो सकती है। अगर ये लाइसोसोम है तो यहाँ पे लिगेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड होगा।
ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने या तो उसकी क्या हो सकती है, प्रोसेसिंग भी हो सकती है, ठीक है। बट होता ये है कि जो रिसेप्टर होते हैं उनको हमने क्या करवाना होता है, उनको हमने रिसाइकल करवाना होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूसली चल रही होती है, बार बार चल रही होती है। इस वजह से रिसेप्टर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चाहिए होंगे, तभी तो लिगेंड आके बाइंड करेगा। सो पूरी प्रोसेस को रेपिटेशन के बार बार चलाना होता है। इसी वजह से जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे भेज दिए जाते हैं, अगेन रिसाइकल कर दिए जाते हैं, और रिसेप्टर जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पे भेज दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 स्टेप में रिसेप्टर मूव टू द मेम्ब्रेन, और यहाँ पे रिसेप्टर को अगेन वेसिकल क्या करेगा, वेसिकल अगेन फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी, रिसेप्टर्स की एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है, मतलब बाहर वाली साइड पे। और अगेन ये वाला सिचुएशन बन जाएगा जो फर्स्ट पे हमने देखा था। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा का पूरा रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस चलता है, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है। और इसी तरह से पूरे कोई भी हमारा जो जैसे एलडीएल है उसी का भी अपटेक करवाया जाता है, इसके साथ साथ आयरन जो है उसका अपटेक भी करवाया जाता है, ठीक है। So, this is all about the endocytosis. Thank you so much.